नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी आपका सिलेबस का ही पार्ट है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और जो चीज़ मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सार है, समझ लीजिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 का मैं सार यानी कि समरी लेकर आया हूँ, क्योंकि डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग 100 पेजेस पीडीएफ कवर करने होंगे और उसको पढ़ना समझना फालतू की चीज़ है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो आपके सिलेबस में भारतीय वन अधिनियम 1927 का मेंशन किया गया है। भारतीय वन अधिनियम एक्चुअल में यहाँ पर लिखा हुआ मिला है, तो हमने यहाँ पे 1927 को लिया है क्योंकि 1927 से ही संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके पहले का जो इतिहास है थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद में जो भारतीय वन अधिनियम बनाए गए हैं या इससे संबंधित और जो संशोधन किए गए हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वन दरोगा के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट सेक्शन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोग इस चैनल से जुड़े। आने वाले टाइम में हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण पर्यावरण कवर करने वाले हैं, और वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ में। यहाँ पर रिसर्च करके आपको कंटेंट दिया जाता है। हो सकता है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे डिले करके वीडियो मिले, लेकिन यहाँ पर जो भी वीडियो मिलेगा वो वेल रिसर्च्ड होता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूँ, आप सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके पहले हमने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ा था। देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से एक्ट पे आपको विशेष ध्यान देना है, पहले आप ये समझ लीजिए। इसके पहले के वीडियो में, जो कि 2 वीडियो में हमने कवर किया है, 10A एंड 10B, इसके माध्यम से हमने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में डिटेल में पढ़ा। 10A एंड 10B के माध्यम से हमने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को डिटेल से देखा था। इस वीडियो सेशन में यानी कि 11वें वीडियो में आप देख रहे हैं भारतीय वन अधिनियम। इसके पहले हमने वन्य जीव अधिनियम देखा, संरक्षण अधिनियम। इसमें हम भारतीय वन अधिनियम देख रहे हैं। वन अधिनियम का मतलब यह है कि वनों से संबंधित अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर वनों के एग्जिस्टेंस मतलब कैसे हम वनों की सुरक्षा और वनों को कैसे हम बनाए रखें, इसमें हम क्या क्या अपना योगदान दे सकते हैं, इन सारे विषयों पर इस अधिनियम में डिस्कस किया गया है, जो कि है आपका 1927 अधिनियम, 1927 एक्ट है। ठीक है, इसके बाद में हम 12वें वीडियो में कवर करेंगे वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि लगभग 1980 का एक्ट है। ठीक है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 3 अधिनियम आपको ढंग से पढ़ना है, जिसमें आपको 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, दूसरा आपको वन अधिनियम जो कि आज की क्लास है 1927 एक्ट वाली, और तीसरा आपको वन संरक्षण अधिनियम पढ़ना है जो कि 1980 का एक्ट है। और इसके अलावा भी कई सारे संशोधन किए गए हैं, कई सारे एडिशन किए गए हैं, मतलब नियम को जोड़ा और घटाया गया है। थोड़ा सा चर्चा हम इस पे करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बस 2-3 लाइन में इनको खत्म करके, ठीक है, ये जो वीडियो हो समअप करेंगे हम सब। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी कैसे कैसे आपको पढ़ना है। 3 अधिनियम 1972, 1927 एंड 1980 आपको मेनली पढ़ना है। इसके अलावा और जो संशोधन हुए हैं उनको देखना है। बाकी वनों से संबंधित जो अधिनियम है, एक्ट है, ये खत्म। फिर एक बचेगा वन्य जीव कार्यक्रम। ठीक है, तो एक और बचेगा, हाँ मुझे अभी याद आ गया, एक बचेगा आपका वन्य जीव कार्यक्रम। ठीक है, वन्य जीव कार्यक्रम, ये 3 कार्यक्रम बनाए गए थे। मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि 10-20 साल का टारगेट रखा गया है। ठीक है, अभी जो 2016 में कार्यक्रम बनाया गया है, इसका टारगेट 2031 तक का रखा गया है। ऐसे ऐसे करके 3 टारगेट बनाए गए थे। तो जो पिछले 2 टारगेट थे और ये जो टारगेट है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो 3-4 वीडियोज हैं जो कि अधिनियम और कानून और एक्ट से संबंधित है, संशोधन से संबंधित है, तो थोड़ा सा आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। और हम यहाँ पर, आप निश्चिंत रहें, सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनकी चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, नहीं, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सेशन जो कि आपके इन्वायरमेंट के सेक्शन में पूछ सकता है वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अब ये सेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, तो आप सब रेडी हो जाइए, स्टार्ट करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 के बारे में। देखिए, नया सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट और नया कंटेंट, नया अधिनियम है, तो आप सबको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। भाई बहुत लोग इसको अपने अंदर समाहित ही नहीं कर पा रहे होंगे कि यार ये हम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई आपका सिलेबस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बोर होके भाग जाओ, भागोगे तो फिर आपका रास्ता बंद हो जाएगा। मजबूरी है पढ़ना, अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो भी पढ़े, और नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो भी पढ़े। वैसे जो छात्र इसको इस इंटरेस्ट वे में ले रहे होंगे, मतलब कुछ नया मिल रहा है, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, आज नया सीखने को मिलेगा, जिसके दिमाग में ये चल रहा होगा वो तो वीडियो पूरा देखेगा। लेकिन जो बोर होके पढ़ रहे हैं, मतलब मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है,
वो शायद वीडियो भी ना देखें और शायद उनका सिलेक्शन भी उनसे काफ़ी दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ें, जो अधिनियम बनाए गए हैं उसको आप समझें, जंगलों से संबंधित, वनों से संबंधित भी जो अधिनियम बनाए गए हैं, संविधान बनाए गए हैं, इसको समझो। अपना संविधान, अपने से रिलेटेड संविधान, इंसानों के लिए जो संविधान बनाया गया है वो तो आपने कई बार पढ़ा है। जानवरों से संबंधित संविधान, वनों से संबंधित संविधान जो बनाया गया है, इसको भी आप समझ लें, देख लें कि इसमें क्या क्या प्रावधान हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पहले हम समझ लेते हैं कि भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ शब्द जो है हाईलाइट कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये शब्द पकड़ लिया तो पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, शुल्क लगाना, शुल्क लगाना से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि कुछ ऐसा जिसको हम अगर गलत करते हैं तो शुल्क लगाना पड़ेगा, या अगर हम कहीं कुछ सामान पास कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टोल टैक्स वगैरह है तो शुल्क देना पड़ेगा, कुछ ये कंडीशन, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना और उस पर शुल्क लगाना। ठीक है, पहली चीज ये है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, आप देख सकते हैं भारतीय वन की बात हो रही है तो वन को मैंने आपको बताया है कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। ठीक है, यहाँ पर ग्राम वन को ऐड किया गया है, इसके पहले हम आरक्षित और संरक्षित वन पर चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर ग्राम वन भी ऐड किया गया है। ग्राम वन क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की भी व्याख्या करता है। कौन? 1927 का अधिनियम। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए आप, इस अधिनियम में वन अपराध क्या है, किसी आरक्षित वन के अंदर कौन से कार्य निषिद्ध हैं, मतलब कौन से कार्य की मनाही है, और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड का जो विवरण है ये मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये लाइन देखिए, वर्ष 1865 में, मीन्स काफी टाइम पहले, वर्ष 1865 में जब अंग्रेजों का टाइम हुआ करता था, वन अधिनियम लागू किया गया था उस टाइम पे, और वो लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, 1878 में और 1927 में, और यही 1927 वाला संशोधन होकर जो कानून बना, जो अधिनियम बना, जो हम लोग आज देख रहे हैं वही है। ठीक है, मीन्स इसी के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं इतिहास की। ये जो हमने 3 डेट आपको बताया, 1865, 1878 और 1927, इसके इतिहास पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम 1865 के बारे में देखेंगे, इसके बाद में हम 1878 के बारे में देखेंगे, एंड देन हम 1927 के बारे में देखेंगे। ठीक है, लाइन से चलेंगे, और इसके बाद 1927 के बाद में जो और संशोधन जो प्रमुख संशोधन है उनको भी देखेंगे। ओके, तो देखते हैं 1865 में क्या हुआ था। तो 1864 में पहली बार इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। यानी कि 1865 से 1 साल के पहले ही, यानी कि 1864 में ही अंग्रेजों द्वारा कोशिश की गई थी कि वनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो, और इसी संदर्भ में यह कानून लाया गया था 1865 वाला, भारतीय वन अधिनियम 1865 वाला जो कानून था, इसी संदर्भ में लाया गया था कि कंप्लीट जितने भी जंगल हैं भारत में उन पर अंग्रेजों का अस्तित्व हो जाए, अंग्रेज उसके मालिक हो जाए। ठीक है, अब देखिए, इसने ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। तो वृक्षों से आच्छादित भूमि पर अंग्रेजों का जो अधिकार है ये स्थापित हो, इसलिए ये कानून बनाया गया था। आपको बस इसमें यही देखना है, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, देखिए अगला देखते हैं 1878 में क्या हुआ था। 1878 में ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी भूमि है वनों में, जंगलों में, जितनी भी बंजर भूमि है, ठीक है, इसकी भी संप्रभुता अंग्रेजों को दे दी गई। ठीक है, जो जंगल में परिभाषित बंजर भूमि है इनकी भी संप्रभुता अंग्रेजों को दे दी गई। ठीक है, इसके बाद में जो आरक्षित वन होते हैं और संरक्षित वन होते हैं, इसका भी सीमांकन, मतलब इनका जो बॉर्डर लाइन है आरक्षित और संरक्षित वन का, ये भी कौन डिसाइड करेगा? अंग्रेज डिसाइड करेगा। इस अधिनियम के माध्यम से ये भी कह दिया गया। ठीक है, आरक्षित और संरक्षित क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं। आरक्षित का मतलब होता है रिजर्व्ड, ठीक है, और संरक्षित का मतलब होता है प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो रिजर्व में क्या होता है, यहां पर इंसानों की आवाजाही बिल्कुल भी बंद है, ये रिजर्व होते हैं। आरक्षित है मतलब यहां पर कंट्रोल केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या संबंधित गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, और प्रोटेक्टिव में क्या होता है, आज के अकॉर्डिंग देखें अगर हम, प्रोटेक्टिव में क्या होता है, विद परमिशन हम जंगलों में जा सकते हैं, यहाँ पर जो जंगली लकड़ियां हैं इनको भी काट सकते हैं, प्लस कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, विद परमिशन। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ,
वन अधिनियम 1878 के द्वारा संरक्षित वनों में भी जो इंसानों का अधिकार था, इससे इंसानों को वंचित रखा गया, भारतीयों को वंचित रखा गया। इंसानों की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर संरक्षित वनों में जो भारतीयों का अधिकार था इससे भी वंचित रखा गया। ठीक है, मीन्स ये जो आरक्षित और संरक्षित वनों का जो सीमांकन था इसके अंतर्गत आप नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी यहाँ पर आप कोई गतिविधि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था 1878 में। ठीक है, मतलब कड़ाई से इसको बनाया गया, इस अधिनियम को कड़ा कर दिया गया कि यहाँ पर इंसान बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, केवल और केवल अंग्रेजों का वर्चस्व होगा उस पर। अब हम बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 की। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा कि 78 वाले में ही इंसानों की कड़ाई कर दी गई थी, आप संरक्षित और आरक्षित क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं प्रभावी आपको इस अधिनियम में भी देखने को मिलती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस अधिनियम ने वन निर्भर समुदायों के जीवन को प्रभावित किया। ठीक है, यानी कि जंगलों में जो लोग रह रहे थे उनके जीवन को डायरेक्ट प्रभावित किया। मतलब जो जनजातियां जंगल में निवास करती हैं, जिन्होंने वहां पर अपना बसेरा बनाया था, जिस जमीन पे वो काफी टाइम से रह रहे थे, उनके पुरखे रह रहे थे, उनके जीवन को इस अधिनियम ने प्रभावित किया। उनको यहाँ से वहां शिफ्ट होना पड़ा या उन पे और कोई प्रॉब्लम आई। ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप समझ सकते होंगे। अगर आपको ये देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो आप लोग कंतारा मूवी देख लीजिए। ठीक है, कंतारा मूवी इसी पर बेस्ड है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड को भी दिखाया गया है, वो जो लड़की रहती है वो फॉरेस्ट गार्ड रहती है, और वो जो टकला सा इंस्पेक्टर रहता है, ठीक है, आई थिंक क्या नाम था उसका, मुराली नाम था। ठीक है, मुराली नाम का जो कैरेक्टर है वो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, यानी कि वन दरोगा है। ठीक है, तो आप ये मूवी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि संरक्षित और आरक्षित क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे इनके अधिकारों को। देखिए, वनों पर निर्भर लोगों के अधिकारों की स्थिति को कम करना। ठीक है, आप समझ सकते हैं, मैंने सारी चीजें आपको बता दी। गांव के समुदाय जो जंगलों के साथ उनके युगों पुराने संबंध थे, संघ थे, उनको अलग कर दिया गया। मुख्य रूप से वन निर्भर समुदायों द्वारा वनों के स्थानीय उपयोग को रोकने के लिए अधिनियम और संशोधन किए गए। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद में इसे वन कानून को अधिक प्रभावी और पूर्व के वन कानूनों में सुधार लाने के लिए अधिनियमित किया गया था। यानी कि पहले के जो 65 वाला था और 78 वाला था, इसके बाद में एक और आया था 1892-95 के अंतर्गत। इन सभी नियमों को संशोधित करके एक नया अधिनियम बनाया गया जो कि 1927 का अधिनियम है। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या है, 1927 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए, वनों से संबंधित पूर्व के सभी कानूनों को समेकित करना, मतलब इंटीग्रेट करना, जितने भी कानून पहले के थे उनको मिलाकर एक करना। ठीक है, इंटीग्रेट करना। इसके बाद में सरकारों को वनों के विभिन्न वर्गों को बनाने की शक्ति प्रदान करना, वही संरक्षित, आरक्षित, ग्राम वन, मतलब जो विभिन्न प्रकार के वन बन सकते हैं, विभाजन हो सकता है, इसको बनाने की शक्ति प्रदान करना। इसके बाद में वनोत्पाद की आवाजाही, पारगमन, लकड़ी और अन्य वनोपजों पर आरोपित शुल्क को विनियमित करना, किसी क्षेत्र को आरक्षित, संरक्षित, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ओके, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण को और अधिक जवाबदेही बनाना, ये आप देख सकते हैं। अगेन, वनों के प्रकार मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हो, आरक्षित, संरक्षित क्या है ये आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है आरक्षित, इसके बाद में होता है संरक्षित, और इसके बाद में अगर होता है तो वो होता है ग्राम वन। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर किसी में कड़ाई होती है तो आरक्षित में होती है, देन संरक्षित में होती है, और इसके बाद में लास्ट में ग्राम वन में होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आप समझ लें, मैंने इनको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है। सुरक्षा के स्तर की हमने बात कर ली, आरक्षित नंबर पे है, संरक्षित नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे ग्राम वन है। ग्राम वन क्या होता है इसकी भी चर्चा हम करेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि वन बंदोबस्त अधिकारी क्या होता है। तो वन से संबंधित जो नियम कानून है, जैसा कि इस टाइम अगर हम करंट की बात करते हैं, ठीक है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। अगर हम वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कौन बनाएगा इसकी बात करेंगे तो वहां पर वो केंद्र सरकार बनाएगा। लेकिन वनों से संबंधित जो नियम कानून है, आरक्षित, संरक्षित और भी जो चीजें हो सकती हैं, वनों पर जो कंडीशन और कानून लागू होते हैं उसका नियंत्रण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वन बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। वन निपटान कार्यालय की नियुक्ति, यानी कि ये आप देख लीजिए, वन निपटान कार्यालय की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी भी आरक्षित वन में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा का पता लगाना और निर्धारित करना। मतलब कोई व्यक्ति अगर आरक्षित क्षेत्र में रह रहा है तो उसकी जमीन कितनी है, उसका अधिकार कितना है, उसका अस्तित्व यानी कि उसके पुरखे वगैरह कब से वहां पे रह रहे थे, प्रकृति, सीमा आदि का पता लगाना वन बंदोबस्त अधिकारी का काम होता है। जिस भूमि पर अधिकार का दावा किया जाता है उसका अधिग्रहण करने के लिए भी उसे अधिकार दिया जाता है। मीन्स अगर जंगल उसका है, अगर जंगल क्षेत्र उसका है तो उसका मालिक वो बनाया जाता है। अब इसमें जो कमियां हैं, मीन्स
वन अधिनियम की कुछ कमियां भी हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, जाना जरूरी है। देखिए, सरकार ने दावा किया था, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर नाम है वन अधिनियम 1927। ठीक है, वन अधिनियम का मतलब क्या है? यहाँ पर हम वनों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। ठीक है, और वनों से संबंधित जो प्रावधान बनाए जाएंगे उसको कड़ाई से लागू कराने की गारंटी लेते हैं। लेकिन यहां पर देखिए क्या हुआ, सरकार ने दावा किया था कि इस अधिनियम का उद्देश्य भारत के वनस्पति आवरण की रक्षा करना है। हालांकि अधिनियम की गहरी जांच करने से पता चलता है कि अधिनियम के पीछे असली मकसद वृक्षों की कटाई और वनोपज से राजस्व अर्जित करना है। मतलब पीछे की कहानी देखिए, जो आजकल चल रहा है, जिस वजह से जंगलों का विनाश हो रहा है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, कृषि योग्य भूमि बनाया जा रहा है, वही सारी चीजें आप देख सकते हैं। असली मकसद क्या है? वृक्षों की कटाई, वनोपज से राजस्व अर्जित करना, यानी कि पैसा कमाना। ठीक है, तो ये उद्देश्य हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या पॉइंट, इस अधिनियम ने वन नौकरशाही को भारी विवेक और शक्ति प्रदान की, जिसके कारण अक्सर वनवासियों का उत्पीड़न होता है। जैसा कि आपने देखा हुआ कंतारा बूंदू, जो टकला हीरो होता है, मतलब मुरारी होता है, उसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो निवासी हैं इनको मैं परेशान कर रहा हूं, नहीं करना चाहिए। अब अगर करना भी चाहिए तो मतलब कोई चीज अगर समझानी है आपको, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप प्रेम से समझाओ। वो जंगली हैं, उनके पास विवेक नहीं है, उनको नहीं पता है कि हम पॉल्यूशन करेंगे तो इससे लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट क्या होगा, उन्हें क्या पता। आप पढ़े लिखे गए हो, आपको पता है, तो उनको तो आपको समझाना होगा, या फिर आप सीधे फायर करोगे, मारोगे उनको, तो वो चीज गलत है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन नौकरशाही को भारी विवेक और शक्ति प्रदान की, मतलब इस अधिनियम ने, जिसके कारण अक्सर वनवासियों का उत्पीड़न होता है, ये चीज गलत है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला उद्देश्य, अगला कमी क्या है, इसके अलावा इसने खानाबदोश और आदिवासियों को वनों और वन उपज का उपयोग करने के उनके सदियों पुराने अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित कर दिया। लकड़ी से होने वाले राजस्व आय ने अन्य मूल्यों जैसे जैव विविधता, मिट्टी के कटाव की रोकथाम आदि की अनदेखी की। अगर लकड़ी से होने वाले जो स्मगलिंग है, इस पर आधारित मूवी देखनी है आपको, तो आप लोग पुष्पा मूवी देख लीजिए। यहाँ पर दिखाया गया है कि वृक्षों की कटाई और इनका अवैध व्यापार कैसे किया जाता है और करोड़ों रुपए कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पुष्पा मूवी में आप लोग वनों से संबंधित ये अधिनियम जो है, इस पे आधारित समझ लीजिए कि पुष्पा मूवी है। और जो वन्य जीव अधिनियम हम लोगों ने देखा था, या फिर जो जनजातियों से संबंधित कोई चीज आपको जाननी है, या फिर अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में जाननी है, बंदरगाह के बारे में जाननी है, तो आप लोग कांतारा मूवी देख लीजिए। दो मूवी को मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर देखें। ठीक है, जो कि जंगल पे ही बेस्ड मूवी है। अब देखते हैं हम अगला जो पॉइंट है, अगले पेज पे क्या है। अब देखिए, जैसा कि मैंने 1972 में आपको बताया था कि उसमें भी 1972 में 7 अध्याय हैं, 66 धाराएं हैं, 6 अनुसूचियां हैं, है ना, बताया था मैंने सारी चीजें वहां पे। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसमें आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, इसमें आपको धाराएं और अध्याय नहीं याद रखना है। ठीक है, आप लोग इसका प्रस्तावना देख लीजिए कि इसका प्रस्तावना क्या है। थोड़ा सा प्रस्तावना की जो हिंदी है, ये आपको पता है कि टफ होती है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश भी लगा रखा है, तो जो लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हो इंग्लिश में पढ़ लें। फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। एन एक्ट टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेस्ट, द ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड एंड द ड्यूटी लाइबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मीन्स कहने का मतलब ये है, देखिए वन उपज के अभिवहन और इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से संबद्ध विधि के समेकन के लिए अधिनियम। अब भैया यही बात है। ठीक है, इसको मैं छोड़ता हूं, आप पर समझो शुद्ध हिंदी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अध्याय 1 में आपको प्रारंभ में, जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्रारंभ में उद्देश्य, संक्षिप्त नाम और इसकी जो परिभाषा है, ये चीज देखने को मिलती है, तो वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिला है। और इसमें 2-3 पॉइंट, 2-3 चीजें निकल के सामने आई हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे वन अधिकारी से तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य सरकार द्वारा निमित्त किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए अथवा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वृक्ष के अंतर्गत ताड़, बांस, फूट, झाड़, झंखाड़ और बेंत आते हैं। तो ये चीज लिखा गया था, मैंने यहाँ पर डाल दिया कि वृक्ष के अंतर्गत क्या आता है, 1927 के अधिनियम के अंतर्गत, तो ये चीज आता है। ठीक है, अध्याय 2 में हम आरक्षित वनों के संबंध में चीजें बताई गई हैं कि आरक्षित वनों को घोषित कौन करेगा, राज्य सरकार। या आरक्षित वन अगर पहले से घोषित है तो उसको अनारक्षित कौन करेगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव में, यानी कि संरक्षित में
कौन डालेगा, तो इसका अधिकार भी राज्य सरकार को है। तो ये चीज यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो वनों को आरक्षित करने की शक्ति जो है ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, और यह घोषित करने की शक्ति की वन आरक्षित है कि नहीं है ये भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला देखेंगे ग्राम वन के संबंध में। तो हम देखते हैं कि ग्राम वन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। कई बार ग्राम वन का नाम आया है, कई बार ये शब्द आपको देखने को मिला, तो समझ लेते हैं कि ग्राम वन क्या होता है। देखिए, राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि जो आरक्षित वन कर दी गई है, मींस रिजर्व्ड वन है, ऐसी भूमि जो रिजर्व्ड वन है का अधिकार किसी ग्राम समुदाय को असाइन कर दे। मतलब कोई रिजर्व्ड वन है और उसका अधिकार किसी ग्राम समुदाय को असाइन कर दे, और ऐसा असाइंड रद्द कर दे। नहीं, क्या लिखा हुआ भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से, अधिकार किसी ग्राम समुदाय को समुनिर्दिष्ट कर दे, कर सकेगी। और ये समुदेशन मतलब देखो दो चीजें हैं, यहाँ पर असाइन भी करेगी, और जो असाइंड किया हुआ क्षेत्र है, जो ग्राम वन का क्षेत्र है, इसको रद्द भी कर देगी, ठीक है। तो अगर असाइंड कर दिया है, अगर दे दिया है ग्राम वन को, अगर वो क्षेत्र जो रिजर्व्ड है वो ग्राम क्षेत्र को दे दिया गया है, तो वही कहलाएगा ग्राम वन, ठीक है। और ये ग्राम वन को रद्द भी कर सकती है राज्य सरकार। ओके, तो ये चीज आप समझ लीजिए ग्राम वन क्या होता है। अब जैसे हमने आरक्षित देखा था, ऐसे ही संरक्षित है। संरक्षित का भी अधिकार, संरक्षित वन क्षेत्र को घोषित करेगा राज्य सरकार करेगी, और इसको हटा भी सकेगी, ठीक है। तो ये चीज है अध्याय 4 के अंतर्गत। इसके बाद में आप देख लीजिए अध्याय 5 में क्या है, अध्याय 6 में क्या है, अध्याय 7 में क्या है, अध्याय 8 में क्या है, अध्याय 9 में क्या है। 9 अध्याय टोटल इसमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अध्याय 5 में आप सब लोग पढ़ लीजिए, जो वन और भूमियां सरकार की संपत्ति नहीं है, भाई बहुत सारा वन क्षेत्र ऐसा होगा जो सरकारी नहीं होगा, उस पर नियंत्रण के संबंध में पूरा डिटेल आपको अध्याय 5 में देखने को मिलेगा। इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज पर जो शुल्क लगता है, मतलब जैसे शीशम वगैरह हो गया, लिप्टिस हो गया, या अन्य इमारती लकड़ियां जो होती हैं, सागौन वगैरह हो गया, ठीक है, या अन्य वन उपज पर जो शुल्क लगता है, इसके संबंध में नियम कानून अध्याय 6 में लिखा गया है। अभिवाहन के दौरान इमारती लकड़ी और वन उपज के नियंत्रण के संबंध में जो कानून है वो अध्याय 7 में लिखा हुआ है। बहती हुई या अटकी हुई इमारत लकड़ी के संग्रहण के संबंध में, मतलब जैसे पेड़ से जैसे कोई जंगल से कोई पेड़ कट के गिर गया, उसकी डाली गिर गई, नदी में गिर गई, तो नदी का एरिया तो काफी बड़ा होता है। अब यहाँ जंगल में गिरा, अब ये पेड़ बहते बहते किसी ऐसे क्षेत्र में आ गया जहाँ पे जंगल क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इससे संबंधित जो नियम कानून है वो अध्याय 8 में लिखा हुआ है। शास्तियां और प्रक्रिया यानी कि पेनल्टीज एंड प्रोसीजर जो है ये अध्याय 9 में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए। इसके बाद में आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके बाद में भी और कई सारे प्रमुख वन अधिनियम बनाए गए हैं, जिसमें आप 1952 का देख लीजिए। स्वतंत्र भारत का शायद ये पहला मतलब अधिनियम होगा, मतलब जो 1927 वाला था ये स्वतंत्र भारत में आके 1952 का अधिनियम बनता है। एक सेकंड, चलिए। इसके बाद में देखिए, औपनिवेश वन नीति एक सरल विस्तार थी, ठीक है। इसमें आप सब लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं वैसे। विकासात्मक परियोजनाएं स्टार्ट हो गई थी भारत में, नदी घाटी परियोजना, लुगदी, कागज, प्लाईवुड, ये सब स्टार्ट हो गया था ना जब देश आजाद हुआ था। तो वही सारी चीजें यहाँ पर परिणाम स्वरूप जंगलों के विशाल क्षेत्र से राजस्व जुटाने के लिए राज्य को मंजूरी दे दी गई। भाई ऑब्वियस सी बात है, मंजूरी दे दी गई राज्य को, ठीक है। राज्य अस्तित्व में आ गए थे उस टाइम पे। इसके बाद में वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया था, ये भी देख लेते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने निर्धारित किया कि वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। ये कृषि वानिकी भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। ये टॉपिक आपके सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो वन संरक्षण अधिनियम यानी कि कृषि वानिकी को हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कृषि वानिकी इसी के अंतर्गत आता है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम वन संरक्षण अधिनियम का डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बस समझ लीजिए कि 1980 में ये आया था, और वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा उल्लंघन या परमिट की कमी को एक अपराध माना जाएगा। मतलब अगर आपने परमिशन नहीं लिया है और आप कृषि कर रहे हो जंगल में, तो वो एक अपराध माना जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे आप 1980 के अंतर्गत, आप लोग देख लेना। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, पेड ग्रुप में ये PDF सेंड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत कुछ चीजें आई हैं, इसको भी आप देख लीजिए, ओके। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति का अंतिम उद्देश्य एक प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है, ठीक है। यानी कि पारिस्थितिकी पर इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी कि पर्यावरण प्रबंधन पर विशेष ध्यान राष्ट्रीय वन नीति 1988 में दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है
वन संरक्षण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम इस प्रकार हैं। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैसा कि इसकी चर्चा तो हमने पिछले वीडियो में कर ही लिया है 10A एंड B में, तो ये भी कुछ वन संरक्षण से संबंधित कुछ और भी अधिनियम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला अधिनियम 1972 वाला अधिनियम है, जिसकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। इसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आता है एंड 2003 का जैव विविधता संरक्षण नियम। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 2003 में जैव विविधता संरक्षण नियम अधिनियम बनाया गया था। तो ये आपको ये डेट याद होना चाहिए कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम या संशोधन कब लाया गया था, तो 2003 में लाया गया था। ये डेट आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी कि वन अधिकार की मान्यता प्राप्त जिनको है, यानी कि एसटी आप मान लीजिए, जिनको वन अधिकार मान्यता प्राप्त है, उनसे संबंधित 2006 में कानून लाया गया था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि 2006 का जो अधिनियम है वो एसटी और जो वहाँ के पारंपरिक निवासी हैं, जो सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे संबंधित कानून 2006 वाला अधिनियम है, ठीक है। यह वन निवास अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को पहचानने के लिए बनाया गया है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मैंने चीज़ों को पढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छा आपको उतने डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन संभावना बन सकती है कि अगर डीप में क्वेश्चन देता है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये सारी चीज़ें मेरा उद्देश्य था कि आपके सामने रखा जाए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो पेड PDF के माध्यम से ये कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।